हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 100% कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। बट 2.4 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 2.4 में काम नहीं आएंगे बल्कि 2.5 में और फिर जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है चैप्टर नंबर 3 उसमें भी काम आएंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 से पहला कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लिनेशन। जब वर्ड आता है इंक्लिनेशन का तो ये निकलता है इंक्लाइंड प्लेन से, यानी कि कोई स्लोप की बात हो रही है, किसी ऐसी ऊंचाई की बात हो रही है। हम उर्दू में कहते हैं ऊंचाई पे जा रहे हैं, जैसे हम ब्रिज पे चढ़ रहे हैं या ब्रिज पे उतर रहे हैं। तो इंक्लिनेशन बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज़ द एंगल अल्फ़ा। तो पहली चीज़ तो समझ में ये आ गई है कि मैथमेटिक्स में जब इंक्लिनेशन का वर्ड आता है तो उसमें हम कह रहे हैं कि ये एक एंगल है जिसको हम यूजुअली अल्फ़ा से डिफ़ाइन करते हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज़ द एंगल अल्फ़ा विच द पार्ट ऑफ अ लाइन अबव द एक्स एक्सिस मेक्स विद द एक्स एक्सिस। आम अल्फाज में ये बोलेंगे कि इंक्लिनेशन वो एंगल होता है किसी लाइन का जो एक्स एक्सिस के ज़रिए बनता है। कैसे बनता है अभी हम आगे देखते हैं। तो दो चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़, इंक्लिनेशन का जब वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा एंगल की बात हो रही है, और किस एंगल की बात हो रही है, जो कि एक्स एक्सिस से बन रहा है। यूजुअली स्टूडेंट्स, एंगल जब बनता है, जब एंगल किसी लाइन के दरमियान हम एंगल निकालते हैं तो हम एक्स एक्सिस और उस लाइन के दरमियान एंगल निकालते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द इंक्लिनेशन इज़ पॉजिटिव। ये कह रहा है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो हम कहेंगे कि इंक्लिनेशन पॉजिटिव है। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी होती है हमारी, क्लॉक होती है जो दीवारों पर लगी हुई होती है, वॉल क्लॉक। तो अगर वॉल क्लॉक यूँ घूम रही है तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉक के अपोजिट घूमना शुरू कर दें तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर हम मेजर करें इंक्लिनेशन कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। और ये एक पॉइंट आ गया है मज़ीद। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, देखिए। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो अगर इंक्लिनेशन जो है वो ऐसी होगी, यानी कि यूँ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का मतलब है अगर आप क्लॉक को उल्टा कर दें, तो अगर यूँ जा रहा है लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल यूँ बन रहा है तो हम इसको बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव इंक्लिनेशन या पॉजिटिव एंगल। तो यह आपको याद रखना है कि जब भी एक्स एक्सिस के और लाइन के दरमियान एंटी क्लॉकवाइज आप जाएंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमने यही देखा है कि एक्चुअली इंक्लिनेशन जो है वो एंगल का दूसरा नाम है। आगे देखिए, इफ़ मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द इंक्लिनेशन इज़ नेगेटिव। अगर आप लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल मेजर करें और आप यूँ जाएं क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उसी डायरेक्शन में जाएं, तो वो कहता है कि ऐसी सूरत में जो इंक्लिनेशन होगी, यानी कि जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। देखें, ये एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस है। अब आप कहाँ जा रहे हैं, अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे इसको नेगेटिव इंक्लिनेशन। यहाँ मैंने मेंशन भी किया। यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो आपने क्या कहा इसको, पॉजिटिव इंक्लिनेशन। तो एंगल नेगेटिव कब होता है या एंगल पॉजिटिव कब होता है, ये आपको मैंने दोनों डायरेक्शन के दरमियान बताया। दोनों में देखें बन रहा ही एक्स डायरेक्शन से ही है, एक्स एक्सिस के ज़रिए ही बन रहा है। एक्स एक्सिस और लाइन के दरमियान ही आप एंगल को जो है वो इंक्लिनेशन कहते हैं। बट जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना ज़रूरी था। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल। दूसरी बात हमने देखी कि इंक्लिनेशन जो होती है वो लाइन के और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल को कहते हैं। उस एंगल की दो टाइप्स होती हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव इंक्लिनेशन।
अब एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे जाके कि ये क्या लिखा हुआ है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन और द एंगल ऑफ अ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज द एंगल। ये कह रहा है कि आप ये बोलें इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, या तो आप इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का वर्ड यूज़ करें, ये सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, और द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एक ही बात है, is the angle which a straight line makes with the positive direction of x-axis measured in the anti-clockwise direction to the part of the line above x-axis। तो ये कह रहा है जनरली जो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या आप सिंपली इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन निकालते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर देखते हैं, यानी कि ये वाली बात हो रही है। जब नेगेटिव की बात होगी तो ये होगी। यूजुअली हम पॉजिटिव की बात करते हैं, हम आम तौर पर जो है वो इंक्लिनेशन पॉजिटिव वे में ही लेते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं। हम नेगेटिव इंक्लिनेशन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लेते। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। आगे जब मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे तो इन डेफिनेशंस की हेल्प से हम उनको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज़ 0 डिग्री। क्योंकि इंक्लिनेशन जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक एंगल होता है, तो कहता है एक्स एक्सिस का, और जो एंगल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का वो हमेशा क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले बहुत ज़रूरी है। पहला जुमला क्या लिखा हुआ है, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। अब वो कहता है एक्स एक्सिस की जो इंक्लिनेशन है वो तो है ही 0 डिग्री, लेकिन कह रहा है जितनी भी लाइन्स हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं वो सारे का सारा एंगल्स क्या होगा, 0 होगा। अब मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? यस, क्योंकि पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो कभी आपस में नहीं मिलती, तो इसका भी इंक्लिनेशन 0 होगा। क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? यस है, तो इसका इंक्लिनेशन भी 0 होगा। तो आप हज़ारों लाखों करोड़ों लाइंस बनाएं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उन सब का इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। तो काइंडली डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, द इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। इंक्लिनेशन जो है वाई एक्सिस का और हर वो लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसका एंगल या इंक्लिनेशन हमेशा 90 डिग्री होगा। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद कहते हैं इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक्स के दरमियान और लाइन के दरमियान। अगर वो लाइन इस वक्त वाई एक्सिस है तो एंगल कितना होगा? आप जानते हैं कि ये दोनों जो प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये 90 डिग्री है। अब वो कहता है सिर्फ वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन 90 डिग्री नहीं है, बल्कि वाई एक्सिस के हर पैरेलल लाइन का एंगल 90 डिग्री है। ये देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है 90 डिग्री, अगर ये इसके पैरेलल है 90 डिग्री, अगर ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो 90 डिग्री, एंड सो ऑन। तो ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है। पहली लाइन क्या थी, एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की तमाम लाइंस की जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री होगी, और इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑलवेज 90 डिग्री होगी। क्यों होगी, मैंने आपको डायग्राम से बताया भी है। चलिए, अब हमने इंक्लिनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। मैं आप सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि इस पूरे जो मैंने लिखा हुआ है इसको कॉपी करें अपने पास, ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाएं। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब एक नई चीज़ आ गई, इंक्लिनेशन के बाद एक नई चीज़ आ गई जिसका हमने नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। देखिए, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि इंक्लिनेशन असल में क्या होता है, एक एंगल ही होता है जिसका एक ख़ास नाम रख दिया भाई, इंक्लिनेशन, यानी कि ऐसी लाइन का आपने एंगल निकालना है, ऐसी हो या ऐसी हो। तो अगर आपके पास इंक्लिनेशन को हम एंगल भी कहते हैं, तो इसी तरह एक चीज़ है स्लोप। अब स्लोप का वर्ड आए या ग्रेडियंट का वर्ड आए, आपको बिल्कुल भी इसको वो नहीं समझना है, अलग अलग नहीं लेना।
अगर किसी जगह पर आपको सवाल में स्लोप नज़र आए तो आपने वो सारे काम करने जो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी जगह पर ग्रेडियंट नज़र आए, वर्ड नज़र आए ग्रेडियंट का, तो स्लोप हो या ग्रेडियंट हो, सारे फार्मूले हर चीज़ वही होती है। तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। यूजुअली मैं स्लोप यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर स्लोप का वर्ड यूज़ हो रहा है ज़्यादातर, ग्रेडियंट का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, बट आपको पता होना चाहिए। तब क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट। क्या है जनाब स्लोप का कॉन्सेप्ट या ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज स्लोप इज इक्वल्स टू वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल रन। देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ। स्लोप असल में क्या है? एक रेशो है। किसकी रेशो? वर्टिकल की और हॉरिजॉन्टल की रेशो है। यानी कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है वर्टिकल राइज, अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पर आई तो इस जगह से यहाँ पर आने में जो चेंज होगा और यहाँ से यहाँ पर आने में, यहाँ से यहाँ पर आने में जो चेंज होगा, इस चेंज का जो रेशो आ रहा है वो ये लाइन आ रही है। इस लाइन को हम कहते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या है? वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल रन। वर्टिकल राइज का मतलब है सीधी लाइन में जो खड़ी हुई लाइन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, अपॉन जो लेटी हुई लाइन है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो आगे अब इसकी डायग्राम से मज़ीद आपको समझ में आएगा। इफ़ अल्फ़ा विच इज़ नॉट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? अल्फ़ा कभी भी, इंक्लिनेशन कभी भी 90 डिग्री नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको अभी 2 मिनट के बाद बताऊंगा। तो इसीलिए आपने ये बात याद रखनी है। मैंने ब्रैकेट में लिखा इफ़ अल्फ़ा विच इज़ मस्ट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 नहीं होगा, 90 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। इसका रीज़न मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद देता हूँ। एनीवे, इफ़ अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है? ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। If alpha is the inclination of a straight line, then tan alpha is called slope or gradient। कहता है अगर अल्फ़ा इंक्लिनेशन है किसी लाइन का यानी कि एंगल है तो tan अल्फ़ा उस लाइन का स्लोप होगा। कैसे होगा भाई? अभी देखते हैं। द स्लोप ऑफ एनी इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होती है? ये वाली प्लेन, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। टेढ़ी लाइन, ये लाइन खड़ी हुई है, ये लाइन सीधी है, ये लाइन टेढ़ी है। The slope of any inclined plane is the ratio between the vertical rise of the plane and horizontal distance। ये मैंने अभी आपको बताया कि vertical rise upon horizontal run is called a slope। ये देखिए, ये आपके पास vertical rise है, ये लाइन, और ये आपके पास horizontal run है। तो horizontal run और वर्टिकल राइज की जो रेशो आ रही है वो ये इंक्लाइंड प्लेन आ रही है। इस इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लिनेशन क्या है? अल्फ़ा है। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। ये कहता है कि अगर अल्फ़ा जो है किसी लाइन की इंक्लिनेशन है तो tan अल्फ़ा उस लाइन का स्लोप होगा। क्यों होगा? अभी आप देखिए। अभी आपने खुद कहा कि स्लोप का ये फॉर्मूला देखें। स्लोप का फॉर्मूला है वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल रन। वर्टिकल राइज आपके पास कितना है? BC। हॉरिजॉन्टल रन कितना है आपके पास? AC। ये चीज़ किसके बराबर है आपके पास? स्लोप के बराबर है। ये लिखा हुआ। वर्टिकल राइज को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? BC से। हॉरिजॉन्टल रन को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AC से। इन दोनों की रेशो का नाम क्या रखा है आपने? स्लोप नाम रखा है। इसको हम स्लोप कहते हैं। तो अब आप ये बात जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ के अंदर आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में भी कि अगर आपको पता हो कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कहते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा है। तो परपेंडिकुलर क्या होती है? सीधी लाइन। यहाँ पर सीधी लाइन क्या है? BC। बेस क्या है? AC। तो ये चीज़ किसके बराबर हो गई? BC अपॉन AC किसके बराबर है? स्लोप के बराबर। और BC अपॉन AC किसके बराबर आ रहा है? tan अल्फ़ा के बराबर आ रहा है। तो ये बात साबित हो गई कि अगर अल्फ़ा किसी लाइन की इंक्लिनेशन है
तो टेन अल्फ़ा उस लाइन का स्लोप है। यानी कि अगर आपको अल्फ़ा दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और आपसे कहा जा रहा है कि जी आप जो हैं वो स्लोप निकालें, तो आप 45 डिग्री निकालेंगे तो स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये बात प्रूफ करी कि अल्फ़ा अगर किसी लाइन की इंक्लिनेशन है तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, इज़ कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट। जब हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि देखें मैथ में रट्टा नहीं होता। अब मैं आपको कुछ और नोट्स बनवाता हूँ इसके। तो आपके पास आ गया जनाब, यहाँ से टेन अल्फ़ा बराबर है BC/AC, यानी कि आप कह सकते हैं स्लोप बराबर किसके होता है, टेन अल्फ़ा के। यूजुअली हम स्लोप को स्मॉल m से शो करते हैं। तो स्मॉल m आपको जहाँ नज़र आए आप समझ जाएं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, स्लोप की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर वन हम लिख रहे हैं यहाँ पर द स्लोप। अब जब भी स्लोप का वर्ड आएगा आप समझ जाए टेन अल्फ़ा की बात हो रही है। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव इफ इट मेक्स एन acute angle in the anti-clockwise direction with the x-axis। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते हैं इंक्लिनेशन तो वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर अब क्योंकि हम इंक्लिनेशन की बात नहीं कर रहे बल्कि स्लोप की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर वन क्या है कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा अगर वो एक्यूट एंगल बना रहा हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल जो 90 से छोटा हो उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारे पास लाइन है और लेट सपोज ये एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री, और देख लीजिए आप कि ये जो एंगल है ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 45 डिग्री है। तो ऐसी सूरत में आपके पास टेन अल्फ़ा इंक्लिनेशन कितनी आ रही है 45 डिग्री आ रही है, तो स्लोप क्या आ जाएगा 1045। अगर आप 1045 कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 1। तो स्लोप इस लाइन का आ गया 1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर इंक्लिनेशन हो तो स्लोप कैसे निकलता है। जस्ट आप कैलकुलेटर में उस एंगल की वैल्यू डाल दें, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव होगा। चले एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद एक और लाइन जो कि इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को आपस में डिफरेंशिएट करेगी। क्या है पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 है जनाब, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज नेगेटिव, if it makes an obtuse angle in the anti-clockwise direction or an acute angle with clockwise direction।
विथ द एक्स एक्सिस। ये देखिए पॉइंट नंबर 2 बहुत जबरदस्त पॉइंट है। कहता है पॉइंट नंबर 1 तो आपने अभी क्लियर हो ही गया। पॉइंट नंबर 1 क्या था कि जी अगर एक्यूट एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल हमेशा इंक्लिनेशन जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगी और स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। बट वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये लाइन है, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है लेकिन है क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल ये फर्ज करेंगे हमारे पास है 135 डिग्री, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? यस, क्योंकि 90 से बड़ा है, 90 से बड़े को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इंक्लिनेशन क्या है इस टाइम 135, तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा tan 135। अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बट एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है, तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक्यूट एंगल है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल इसको मिटा देते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये एंगल है 45 डिग्री, लेकिन स्टूडेंट्स अब ये एंगल क्या है? क्लॉकवाइज है। और अब अगर आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इस वक्त आपने अल्फा क्या लेना है? -45 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंक्लिनेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली जाए तो वो इंक्लिनेशन या एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। अब अगर आप स्लोप निकालें तो आप क्या निकालेंगे? tan -45 डिग्री। tan -45 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो अगर आपके पास नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट है तो वो कब क्लियर होगा? कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ऑब्ट्यूज एंगल है तब भी स्लोप नेगेटिव होता है। अभी मैंने आपको बताया था tan 135 -1 होता है। और अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है और इंक्लिनेशन है और वो एक्यूट है तो तब भी आपके पास स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव की 2 शर्तें थी, पॉजिटिव की 1 शर्त थी। चलिए और आगे चलते हैं, मज़ीद कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये काम करने में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है जिसको आप पॉइंट नंबर 3 भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब है भाई? अभी आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने स्लोप की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने कहा था इफ अल्फा, और मैंने ब्रैकेट में लिखा था मस्ट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर स्लोप डिफाइंड नहीं होता। अगर आपके पास इंक्लिनेशन 90 डिग्री है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू tan अल्फा। tan 90 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड, जिसको हम लिखने में कहते हैं इन्फिनिटी। तो किसी भी वर्टिकल लाइन का या इस तरह कहते हैं वाई एक्सिस का और एवरी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा अनडिफाइंड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 4, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। क्यों? मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन का जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसका अल्फा जो होता है इंक्लिनेशन क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो उसका जो स्लोप हो जाएगा
m इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर क्या है 0, और आप कैलकुलेटर में अगर 10 0 निकालेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। तो ये तमाम जो कॉन्सेप्ट थे ये थे इंक्लिनेशन के और tan अल्फ़ा के। तो अब तक हमने यहाँ पर, अब हम अपनी चीज़ों को समराइज़ करते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें निकल कर आई हैं हमारे सामने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद। क्या चीज़ें निकल कर आई हैं? पहली चीज़, जब भी इंक्लिनेशन की बात होगी, जब भी इंक्लिनेशन की बात होगी उसका मतलब होगा एंगल, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं। और अब तक जो पढ़ा है स्लोप का मतलब क्या होता है tan अल्फ़ा, जिसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दें m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्लोप ऑफ द लाइन joining two given points। ये तीसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। फर्ज करें आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक ट्रायंगल, और यहाँ मैं ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ बनाता हूँ, इस जगह पर थोड़ी बड़ी ट्रायंगल बनाता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो बात। एक फॉर्मूला है, ये आ गया आपके पास, ये x है और ये y एक्सिस है, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। आप सपोज कर लीजिएगा थोड़ी टेढ़ी भी है तो आप प्लीज़ उसको कंसीडर नहीं करिएगा। ये है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट। फर्ज करें इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 y1, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 और y2। ये आ गया। और आपको पता है ये जो है आपके पास क्या होता है, एंगल अल्फ़ा होता है, और ये आपके पास क्या होता है, स्लोप। तो अब आप देखिए, आपने क्या कहा था, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल रन। वर्टिकल राइज क्या हो रहा है, x2 से x2, y1 से y2। तो आप x2 माइनस x2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वर्टिकल जो आपके पास राइज आ रहा है वो कितना आ रहा है, y2 माइनस y1, और हॉरिजॉन्टल रन कितना आ रहा है, y1 में से y1 निकालते हैं 0 बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो एक मिनट पहले ये बता दूं, ये पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट x2 y1, इसलिए इस पूरी लाइन के, ये पूरी लाइन जो है वो सेम हाइट के ऊपर है। तो जब सेम हाइट के ऊपर है तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y1 ही रहेगा पूरी लाइन के ऊपर। मैं इसको जितना भी आगे बढ़ा दूं, और इस पूरी लाइन के ऊपर x2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस से सेम डिस्टेंस के ऊपर ये लाइन चल रही है, और ज़्यादा अच्छा ये है कि ये पूरी लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, x2 में से, और ये पूरी लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, y1 में से। ये ज़्यादा बेस्ट है। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ स्लोप। अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है आप tan अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो आप क्या यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए आप 2.3 की प्रैक्टिस करें और इन तमाम चीज़ों के नोट्स बनाएं। इसके साथ साथ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।